यूं तो कमला की दो बहू थी, बड़ी बहू तारा और छोटी बहू सितारा। पर कमला अपनी दोनों ही बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी। कमला इतनी परेशान क्यों थी? आइए देखते हैं। मेरी दोनों मूर्ख बहुएं, ओ तारा सितारा कहाँ हो? सूरज सर पर आ बैठा है और तुम दोनों अभी तक पलंगी तोड़ रही हो। अब जैसे ही कमला की आवाज़ सितारा के कान में जाती है, सितारा जल्दी से कमला के पास आकर कहती है, क्या माँ जी, मैं भला अपना इतना महंगा पलंग खुद से क्यों तोड़ूंगी? हाँ, लो आ गई मूर्ख देवरानी। पर ये महामूर्ख जेठानी कहाँ रह गई? मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बताइए ना माँ जी, क्या सोचने लगी आप? यही सोच रही हूँ कि मेरी आवाज़ सुनते ही तू मुझे यहाँ परेशान करने आ गई है। पर तेरी महामूर्ख जेठानी कहाँ है? वो अब तक सवाल जवाब करने क्यों नहीं आई? इतना सोचकर कमला एक बार फिर से आवाज़ लगाती है, पर कमला के बार बार आवाज़ देने पर भी तारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद सितारा और कमला तारा के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि तारा अपने पलंग की चारों ओर घूमकर अपनी पलंग को ही देख रही होती है। मेरा पलंग तो बिल्कुल ठीक है, पर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना पलंग तोड़ रही हूँ? वही तो दीदी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने ऐसा क्यों बोला। आखिर हमारे मायके वालों ने इतने महंगे पलंग दिए हैं हमें, हम अपना पलंग क्यों तोड़ेंगे भला? हाँ। अपनी दोनों मूर्ख बहुओं की ऐसी बातें सुनकर कमला का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में अपनी दोनों बहू से कहती है, एक मूर्ख है तो दूसरी महामूर्ख। अरे मेरी मूर्ख बहुओं, पलंग तोड़ने से मेरा मतलब था कि सुबह हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दो। सूरज सर पर आ चुका है, कुछ नाश्ता पानी बना लो। क्या माँ जी, सूरज सर पर आ चुका है? अच्छा अच्छा, पर किसके माँ जी? अरे मेरे। क्या माँ जी, आपके सर पर सूरज? पर सूरज तो बहुत गर्म होता है, अगर वो आपके सर पर आ गया तो आपके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे ना, आप तो गंजी हो जाओगी, गंजी सासू माँ। दीदी, मुझे तो माँ जी के सर पर कोई सूरज नजर ही नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं ना सितारा। इस तरह से तारा और सितारा कमला के सर को देखने लगती है। ये देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला अपनी दोनों मूर्ख बहुओं के बीच में इसी तरह से पीसती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कमला का बड़ा बेटा प्रदीप कुछ दिनों के लिए लंदन से घर आता है। उसका जन्मदिन होता है। जन्मदिन के अवसर पर कमला अपनी छोटी बहू को कैमरा देती है और कहती है, बहू, आज प्रदीप का जन्मदिन है और तू तो जानती है ना, प्रदीप विदेश में रहता है। बहुत दिनों बाद वो अपने जन्मदिन पर घर आया है, तो तू एक अच्छी सी फोटो खींच दे बेटा। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर सितारा कमरे में चली जाती है। ये देखकर कमला सितारा को रोकते हुए उससे कहती है, अरे अब तू कहाँ चली? हम सबकी एक फोटो तो खींच दे पहले। कमला बेचारी बोलती ही रह जाती है और सितारा कुछ देर बाद कमरे से प्रदीप की फोटो लाती है। अब सितारा अपने दोनों हाथों से प्रदीप की फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर प्रदीप और कमला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, बहू, मैंने तुझे फोटो खींचने के लिए बोला था, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं फोटो ही तो खींच रही हूँ, आप ही ने तो कहा था एक फोटो खींचने के लिए। सही बोलती है माँ जी, तुझे तू सच में ना एक नंबर की मूर्ख है। पर वो क्यों दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और नहीं तो क्या, माँ जी ने तुझे फोटो खींचने के लिए कहा था और तू प्रदीप जी की अकेली की फोटो खींच रही है। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। जिसे मैं महामूर्ख समझती थी, भगवान की दया से उसके अंदर थोड़ा तो दिमाग आ गया। कमला ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि उसकी बहू के अंदर थोड़ा तो दिमाग आया, पर तभी तारा फैमिली फोटो लाती है और सितारा को देते हुए कहती है, माँ जी ने फैमिली फोटो खींचने के लिए बोला था, है ना कि प्रदीप जी के अकेले की फोटो। ले अभी से खींच। इस तरह से अब तारा सितारा के साथ मिलकर फैमिली फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर कमला कहती है, हे भगवान, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने यह सोच लिया कि मेरी बड़ी बहू के अंदर दिमाग आ चुका है।
इस तरह से कमला अपनी दोनों मूर्ख बहू को सुनाना शुरू कर देती है। पर तारा और सितारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी सास की बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। कमला की सारी बातें उन दोनों के सर के ऊपर से जा रही थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कमला की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को बीमार देख तारा और सितारा बड़ी परेशान होती हैं और दोनों देवरानी जेठानी कमला के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आप इतनी बीमार हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी आप ठीक रहती तो सब्जियां लेकर आती। आपकी वजह से ना घर में सब्जियां भी नहीं आ रही। यहाँ मुझसे उठा भी नहीं जा रहा और तुझे सब्जियों की पड़ी अकल मुझे कहीं की। माँ जी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। आप इसलिए बीमार पड़ी हैं ना, ताकि हम दोनों मार्केट जाकर सब्जी लेकर आएं। अगर ऐसी बात थी तो माँ जी आपको हमें बताना चाहिए था। यूं बीमार पड़ने की क्या आवश्यकता थी? आप सिर्फ बोलोगे या बाजार से सब्जियां भी लेकर आओगी। अब इस तरह से तारा और सितारा सब्जी का थैला लेकर मार्केट चली जाती है। कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर आती है। इतनी सारी सब्जी देखकर कमला अपनी दोनों बहू से कहती है, बाजार में सब्जी फ्री में मिल रही थी क्या, जो दोनों पूरा का पूरा बाजार उठा कर ले आई हो? माँ जी, आपको कैसे पता चला कि बाजार में सब्जी फ्री मिल रही थी? क्या सच में बाजार में सब्जियां फ्री में मिल रही थी? हाँ माँ जी। माँ जी, आपको पता है, जब मैं बाजार गई और मैंने सब्जी ली तो सब्जी वाले ने कहा कि मैडम, आपकी सब्जी सिर्फ 165 रुपए की हुई है। तो सब्जी वाले ने 165 में 10 किलो सब्जी दे दी क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी ना, तो मैंने उससे एक सौदा कर लिया। कैसा सौदा? दीदी ने सब्जी वाले को बेवकूफ़ बनाया और उससे कहा कि आपकी सब्जियां तो बहुत ताज़ी है, अगर आप रेट कम करेंगे तो हम आपसे आपकी सारी सब्जी ले लेंगे। सब्जी वाले ने कहा, ठीक है, आप मेरी सारी सब्जी ले लो, बदले में आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे दो। तो दीदी ने और मैंने हमारे पास जो कुछ भी था, कंगन, पैसे, कार्ड, सब कुछ सब्जी वाले को दे दिया और उससे उसकी सारी सब्जी ले ली। देखा माँ जी, हमने कितना अच्छा सौदा किया और कितने कम दाम में कितनी सारी सब्जियां लेकर आ गए। आप ना बेकार भी हमें मूर्ख कहती रहती हैं, मूर्ख तो आप हैं। अपनी दोनों मूर्ख बहू की बात सुनकर कमला चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी दोनों बहू और सारी सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है, मेरी एक बहू मूर्ख तो दूसरी है महामूर्ख, पर मैं अखंड मूर्ख नहीं हूँ, इसलिए अपनी सारी सब्जियां पकड़ो और मेरी बहू से जो कुछ भी लिया है चुपचाप मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे चुप कर मूर्ख कहीं की। इस तरह से कमला सब्जी वाले को उसकी सारी सब्जियां लौटा देती है और उससे अपने सारे पैसे, गहने, कार्ड लेकर घर आती है। और उस दिन के बाद से कमला कान पकड़ लेती है और फिर कभी भी वो अपनी बहू को घर से बाहर कोई सामान लेने भेजती नहीं। विपुल और नमन दोनों भाई एक ही घर में रहा करते थे। विपुल बड़ा था, उसकी पत्नी का नाम था पूजा। विपुल की एक बेटी थी जो 11 साल की थी और उसका नाम था तानिया। छोटा भाई यानी कि नमन, उसकी पत्नी का नाम था अंजलि। नमन और अंजलि का एक 9 साल का बेटा था जिसका नाम था अर्पित। कहने को तो विपुल और नमन दोनों ही भाई बड़े ही प्यार से एक घर में रहा करते थे, लेकिन भाई आपस में प्यार से रहे इस बात को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दोनों एक ही घर के अंदर अलग अलग रहा करते थे। यानी कि ऊपर वाले घर में बड़ा भाई विपुल और नीचे वाले फ्लोर पर छोटा भाई नमन। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अंजलि, ज़रा यहाँ आओ, देखो बहुत बड़ी खबर सुनानी है। और सुनो, देवर जी को भी अपने साथ ले आना, सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। ए जी, सुनते हो, आज जेठानी जी चाय पर बुला रही हैं, कोई खुशखबरी सुनाना चाहती हैं, चलिए ना ज़रा सुनते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर भाभी की बेटी तानिया ने कुछ किया होगा। अरे हमारी तानिया है ही इतनी इंटेलिजेंट, लगता है इस बार भी क्लास में टॉप किया है तानिया बिटिया ने। नमन और अंजलि अपने बेटे अर्पित के साथ विपुल के घर पहुंचते हैं। अरे आओ आओ नमन, एक ही घर में रहते हुए भी कितने दिनों से साथ में चाय नहीं पी, आओ बैठो। भैया पहले ये बताइए, खुशखबरी क्या है? आज भाभी ने सुबह सुबह चाय पर बुलाया हमें। अरे आपकी भतीजी ने क्लास में टॉप किया है, पूरे 95% आए हैं इस बार।
आखिरकार भतीजी किसकी है? शाबाश तानिया बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और अर्पित बेटा, इस बार तुम्हारे कितने परसेंटेज आए? तुमने तो ताऊ जी को कुछ बताया नहीं। ताऊ जी, मेरे तो इस बार 80% मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारी रैंक कौन सी आई है क्लास में? टॉप किया है या सेकंड, थर्ड, कौन सी रैंक आई है बताओ तो सही। ताई जी, मेरी कोई रैंक नहीं आई, बस 80% मार्क्स आए हैं। अब भाभी ने तो तानिया को पूरे साल ट्यूशन लगवा कर रखी थी। ट्यूशन जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा पढ़ाई भी ना करे ना तो भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, चाहे ट्यूशन जाओ या मत जाओ, उससे क्या होता है? हाँ अंजलि, देवर जी सही कह रहे हैं। वैसे तुमको भी ना अर्पित पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आजकल के ज़माने में 80% से क्या होता है। हाँ भाभी, आपको तो मौका मिल गया ना मुझे खरी खोटी सुनाने का। आपको क्या लगता है मैं सारा दिन टीवी देखते रहती हूँ, अपने बेटे को पढ़ाती नहीं हूँ? सारा दिन तो नहीं, लेकिन बहुत दिनों से देख रही हूँ। अर्पित स्कूल से आता है और तुम अपनी सास बहू की सीरियल देखने बैठ जाती हो। भाभी, वो तो आप भी देखती है ना? हाँ हाँ देखती हूँ, लेकिन उस वक्त तानिया को ट्यूशन भेज देती हूँ ना, ताकि उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और वैसे भी मैं टीवी देखूँ ना देखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बेटी है तो टॉपर ही ना। और इस तरह से अपने बच्चों को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में अच्छी खासी बहस हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अंजलि एक मिठाई का बड़ा सा डिब्बा लेकर पूजा के घर पहुंचती है और साथ में अपने बेटे अर्पित को भी लेकर जाती है। जेठानी जी, ज़रा रसोई से बाहर तो आइए। देखिए तो सही, आपकी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ मैं, वो भी पूरी 2 किलो, जी भर कर खा लीजिएगा। अरे लेकिन इतनी सारी मिठाई लेकर क्यों आई हो? बात ही कुछ ऐसी है। अब आपकी बेटी ने टॉप किया तो आपने तो 1 कप चाय पिलाकर छोड़ दिया। मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना। देखो, सुबह सुबह ना कड़वी बातें सुनाकर मिठाई खिलाना चाहती हो देवरानी जी, तो मुझे नहीं सुनना। अरे सीधी तरह से बता दो ना, हुआ क्या है? वो क्या है ना, मेरे बेटे अर्पित ने अपने स्कूल के बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज जीता है, वो भी स्टेट लेवल पर। अब मेरा बेटा नेशनल लेवल पर खेलने जाएगा। मैंने सोचा मिठाई खिला ही दूँ आपको। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी ये स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, खेलने कूदने से कौन सा बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। जानती थी भाभी, मेरे बेटे का स्पोर्ट्स कप जीतना आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी हो मिठाई खा लेना, चलती हूँ मैं। तुम्हारा बेटा बैडमिंटन का मैच क्या जीत गया? तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे गिनेस बुक में नाम लिखवा लिया उसने। अरे आपका आशीर्वाद रहा ना तो गिनेस बुक में भी नाम लिखवा लेगा मेरा बेटा, आप बस देखती रहो। ये कहकर अंजलि अपने घर लौट आती है। आए दिन दोनों देवरानी जेठानी में अपने बच्चों को लेकर कोई ना कोई कंपटीशन चलता रहता और इसके चलते उन दोनों के बीच बात बात पर झगड़े होने लगे थे। अंजलि और पूजा के आपसी झगड़ों की वजह से विपुल और नमन परेशान हो जाते हैं। एक दिन तानिया अर्पित के पास आती है। अर्पित, तुमने बैडमिंटन का मैच जीता है ना? मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, मुझे सिखाओगी? क्यों नहीं तानिया दीदी, आप मेरे साथ बाहर ग्राउंड में चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से खेलना सिखा दूंगा। थैंक यू अर्पित। वो क्या है ना, मेरे स्कूल में अगले महीने टूर्नामेंट है और मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया है। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। तुमको और तुम्हारी मम्मी को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे बेटे से कंपटीशन करती रहती हो। अर्पित, तुम चलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इसे बैडमिंटन सिखाने की। क्या हुआ चाची, आप मुझसे नाराज़ है क्या? अर्पित मेरा छोटा भाई है, अगर वो मुझे सिखा देगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बैडमिंटन सीखने के लिए ना बेटा फीस भरनी पड़ती है, फीस। मेरा बेटा अर्पित भी तो कोच को हर महीने फीस देता है, तब जाकर बैडमिंटन का मैच जीता है। तुम तो सब कुछ फ्री में सीखना चाहती हो। अंजलि की बातें सुनकर पूजा भी वहाँ पर आ जाती है। अरे अंजलि, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मेरी बेटी से? तो गलत क्या कह रही हूँ भाभी? आपकी बेटी ने क्लास टॉप की है ना। अगर मेरे बेटे ने बैडमिंटन में टॉप किया है तो उससे देखा नहीं जा रहा ना, आप उससे भी बैडमिंटन में टॉप करना है। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा अर्पित इतना अच्छा खेलता है तो वो मुझे थोड़ा सा सिखा देगा, बस इसलिए मैंने उससे पूछा था। हाँ मम्मी, मैंने भी सोचा था कि तानिया दीदी से मैथ्स में थोड़ी हेल्प ले लूँगा, अगर वो मुझे पढ़ाएंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं इसे पढ़ाने की, समझी? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे इसी बहाने तुम्हारा टाइम खराब करवाना चाहते हैं ये लोग। मेरी बेटी ने टॉप क्या किया, लोगों को जलन होने लगी, जलन।
दोनों बच्चों को लेकर पूजा और अंजलि में जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों बात बात पर एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। लेकिन तानिया और अर्पित को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो दोनों मिलकर इस बात पर बात करते हैं। देखो ना अर्पित, ताई जी और चाची हम दोनों को लेकर कितना लड़ते हैं। आप सही कह रही हैं तानिया दीदी, पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताती हूँ। तानिया अर्पित को अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर अर्पित खुश हो जाता है और वो दोनों पूजा और अंजलि को सुधारने का प्रण लेते हैं। क्या था तानिया का आइडिया? क्या अर्पित और तानिया का प्लान सक्सेसफुल होगा? पूजा और अंजलि के झगड़ों से परेशान होकर उन दोनों के बच्चों यानी कि तानिया और अर्पित ने उन्हें सुधारने का प्लान बनाया था। दोनों ही बच्चे चाहते थे कि उनकी मम्मियों में आपस में उन दोनों को लेकर किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो और घर में शांति बनी रहे। इसी प्लान के चलते उन दोनों ने यह डिसाइड किया कि अंजलि अपनी क्लास टेस्ट में कम मार्क्स लेकर आएगी और अर्पित भी अपने बैडमिंटन के गेम में हार जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब तानिया का क्लास टेस्ट हुआ तो वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी माँ के पास आई। अरे तानिया, ये क्या? इस बार तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, ऐसा क्यों? मम्मी, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। लेकिन आपको पता है, मैं अपने स्कूल की बैडमिंटन टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ। अरे बेटा, बैडमिंटन और ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने चाहिए थे। अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये खेल कूद करने का क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन मम्मी, मैंने बहुत कोशिश की थी, अब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो तानिया, अगली बार तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वरना तुम्हारी चाची है ना, वो 10 बातें सुनाने से बाज नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारा बैडमिंटन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ? लेकिन क्यों? मम्मी जाने दो ना, बैडमिंटन टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरे मैथ्स में इस बार पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा आए। मैंने खूब सारी पढ़ाई की है। अरे वो बात तो सही है और तुम्हारे अच्छे नंबर आने से मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन तुम बैडमिंटन के चैंपियन हो, चैंपियन। अगर ये बात तुम्हारी ताई जी को पता चल गई ना कि इस बार तुम अपनी टीम में सिलेक्ट तक नहीं हुए तो हमारी नाक कट जाएगी। क्या मम्मी, अब सिलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की थी, गेम भी अच्छा खेला था, पर पता नहीं लास्ट टाइम पर क्या हो गया होता मुझे। शाम के वक्त जब विपुल और नमन अपनी अपनी नौकरी से घर लौट कर आते हैं तो अपनी पत्नियों के लटके हुए उदास चेहरे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। विपुल और नमन को लगा कि शायद पूजा और अंजलि का मूड ठीक नहीं है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट में साथ जाकर खाना खाने का प्लान बनाया। सब लोग जब रेस्टोरेंट में पहुंचे और खाना खाने लगे, उस वक्त अर्पित और तानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इतने कम नंबर आने के बाद भी ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे पता नहीं क्या कर लिया हो। क्या हुआ भाभी? पिछली बार तो आप बहुत इतरा रही थी कि तानिया ने टॉप किया है, वो तो इतनी इंटेलिजेंट है। इस बार क्या हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए? अरे हम बाहर खाना खाने आए ना, ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा? आपने सुना नहीं अभी अभी अंजलि ने क्या कहा? तो मैंने गलत ही क्या कहा? पिछली बार आपने कितनी बातें सुनाई थी अपनी बेटी के अच्छे नंबर आने को लेकर। अरे तो इस बार अर्पित का भी तो टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? देवरानी जी, मुझे भी सारी बात पता है। क्या हुआ, टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो? पिछली बार से तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे बेटे के। तो तानिया का भी तो सिलेक्शन हो गया है बैडमिंटन टीम में। अरे इस बार नंबर कम आए तो क्या हुआ, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। हे भगवान, तुम दोनों का ये आपस में बच्चों को लेकर झगड़ा करने का सिलसिला कब खत्म होगा? माहौल अच्छा करने के लिए हम बाहर खाना खाने आए थे, लेकिन तुम लोग तो यहाँ भी शुरू हो गए। वैसे तानिया बेटा, तुम तो बैडमिंटन में इतनी अच्छी नहीं थी, पर तुम्हारा टीम में सिलेक्शन कैसे हो गया? वो क्या है ना पापा, अर्पित ने मुझे खेलना सिखाया था। वो तो अपनी टीम का चैंपियन था ना, बस इसलिए, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। चुप कर तानिया, बेकार में किसी को क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हारी चाची तो चाहती ही नहीं थी कि तुम ठीक से बैडमिंटन खेलना सीख जाओ। जब भी अर्पित सिखाता था तो बहुत मिर्ची लगती थी देवरानी जी को। अच्छा, और जब तानिया अर्पित को मैथ्स पढ़ाती थी उस वक्त आपको कैसा लगता था? मुझे नहीं पता है क्या? लेकिन मम्मी,
तान्या दीदी के मैथ्स पढ़ाने की वजह से ही मेरे नंबर अच्छे आए हैं। ये बात तो आप भी मानती है ना? अरे मेरे मानने से क्या होगा, यहाँ तो कोई किसी का एहसान ही नहीं मानता। लगता है हमें ये डिनर का प्रोग्राम बीच में छोड़कर घर चले जाना चाहिए। अगर इसी तरह लड़ते रहे तो थोड़ी देर के बाद पब्लिक में तमाशा बन जाएगा हमारा। आप ठीक कहते हैं भैया, ये झगड़ा तो कभी खत्म नहीं होने वाला। और इस तरह से वो लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन तान्या और अर्पित एक दूसरे से मिलते हैं। अर्पित, देखा तुमने, हमारी मम्मी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझकर नंबर कम लाए और तुम भी अपने बैडमिंटन टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन इससे हमारे घर में तो कुछ नहीं बदला। पता नहीं दीदी, हम दोनों की मम्मियाँ कब सुधरेंगी। मुझे तो लगता है कि वो हमेशा ऐसे ही झगड़ा करती रहेंगी। अगले दिन शाम के वक्त विपुल और नमन अपने अपने परिवार के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। यार नमन, मैं चाह रहा था कि तान्या का एडमिशन बैडमिंटन अकेडमी में करवा देते हैं। इस बार तो वो अपनी टीम में सिलेक्ट भी हो गई है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, पढ़ने में तो तेज़ है ही, अगर स्पोर्ट्स में भी निकल जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, मैंने ना अर्पित के लिए भी एक कोचिंग ढूंढी है जहाँ पर इसको मैथ्स के अच्छे ट्यूशन मिलेंगे। अगर वहाँ पर पढ़ेगा तो इसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन ये बैडमिंटन अकेडमी और ये ट्यूशन काफ़ी महंगे नहीं पड़ेंगे? हाँ, मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही थी कि इनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है। पहले स्कूल की फ़ीस और अब ये सब का हम कैसे खर्चा निकालेंगे। लेकिन मुझे कोई दूसरा तरीका समझ में भी तो नहीं आता। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन उसके लिए आप बड़े लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर मम्मी और चाची इस बात का प्रॉमिस करेंगी कि वो मेरे और अर्पित की बात को लेकर कभी झगड़ा नहीं करेंगी, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अरे बताओ ना, ऐसा कौन सा सोल्यूशन है? मैं अर्पित को रोज़ 2 घंटा मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। और मैं तान्या दीदी को रोज़ 2 घंटा बैडमिंटन खेलना सिखा सकता हूँ। लेकिन हम दोनों ऐसा करेंगे नहीं। अरे इतनी सारी फीस बचेगी तो फिर ये सब करने में प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है ना चाची, आप दोनों मम्मियाँ हम दोनों बच्चों को लेकर इतना कंपटीशन करते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी तान्या। हाँ अर्पित, तुम ठीक ही कहते हो बेटा। अब फीस लगेंगी तो लगेगी, क्या कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी की महंगी महंगी साड़ियाँ लाना बंद करना पड़ेगा, और क्या। नहीं नहीं नहीं, अर्पित तान्या से ट्यूशन पढ़ सकता है। और तुम बताओ पूजा, तुम्हें भी हर महीने ज्वेलरी खरीदनी है या फिर तान्या की फीस भरनी है? कैसी बात करते हैं आप? अब जब घर में अर्पित है, इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता है, तो आप क्यों मेरा हर महीने ज्वेलरी खरीदने का शौक़ ख़त्म करना चाहते हैं? इस तरह से तान्या और अर्पित के समझाने पर फाइनली पूजा और अंजलि को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने बच्चों में कंपैरिजन करना बंद कर दिया। देखते ही देखते उन दोनों के आपस के झगड़े भी खत्म हो गए और परिवार की खुशियाँ वापस लौट आई।